जैन साथियों, आज हम बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। डेली आप सुबह जगने के बाद अपना टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने के लिए सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली प्रतिदिन करते हैं तो आपकी लाइफ एक दिन बहुत अच्छी बेहतर बन जाएगी। ठीक है, जो आप चाहते हैं दोस्तों, आपका सपना साकार हो जाएगा। तो पूरा फोकस करिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपना पहला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लेवेनहाग ने की थी। जीवाणु की खोज ने किसने की थी? एंटोनी वान लेवेनहाग ने की थी। ठीक है दोस्तों। अगला, जीवाणुओं को पादप क्यों कहा जाता है? कोश का भित्ति के कारण, क्योंकि दोस्तों जीवाणु में कोश का भित्ति पाई जाती है। कोश का भित्ति के कारण इनको पादप कहा जाता है, ध्यान रखने का। कोश का भित्ति के कारण जीवाणु को क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। अगला, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच को। जीवाणु में लैंगिक जनन का खोज किसने की थी? यानी कि जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो लैडर वर्ग एवं टॉटम ने इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना, जीवाणु किस जीवाणु के कारण दूध खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध के खराब होने के कारण है दोस्तों जीवाणु कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला है, भोजन विषाक्तता के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो भोजन विषाक्तता के लिए जीवाणु उत्तरदायी कौन सा है? क्लासिट्रिडियम बोटुलिनम। ध्यान रखिएगा। अगला है, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो एसरिकिया कोली। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? एसरिकिया कोली। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखना, अधिकांश जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति क्या बनी होती है? काइटिन की। ठीक है। अगला है, कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट या इसी को प्लास्टिड बोला जाता है, प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता कोशिकांग। किसमें? कवकों में। अगला है, जिब्रे जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। ठीक है साथियों। अगला है, शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो लाइकेन कहा जाता है दोस्तों इसको। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? लाइकेन। अगला, वायु प्रदूषण के अच्छे प्रदूषक होते हैं, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, सॉरी, तो ये लाइकेन होते हैं। ध्यान रखना, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। ये बहुत पूछा जाता है साथियों। अगला, अर्थात सॉरी, लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं, अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। अगला है, प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? तो संघ ब्रायोफाइटा के पौधे माने जाते हैं। प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? संघ ब्रायोफाइटा के पौधे, संघ ब्रायोफाइटा के पौधे। ठीक है। अगला है, ब्रायोफाइटा में मूलाभास का कार्य क्या है? इसकी सहायता से थैलाब पौधा खड़ा रहता है तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता होती है। ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा में मूलाभास का क्या कार्य होता है? इसकी सहायता से लैथाप पौधा खड़ा रहता है तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे कहा जाता है या किसे प्रदान किया गया है? तो ब्रायोफाइटा को। ध्यान रखना, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर की संज्ञा दी गई है। अगला है, स्थूल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं? तो मांस को कहते हैं। स्थल वनस्पति का
पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो मांस को कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों मांस को कहा जाता है। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहा जाता है? मांस को कहा जाता है। ठीक है। अगला है साथियों, एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एस्पारजिलस फ्लेवस, ध्यान रखना, एस्पारजिलस फ्लेवस के द्वारा क्या किया जाता है? कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ध्यान रखना। एल अल्फा टॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा। ठीक है। अगला है जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ईस्ट, ध्यान रखना, जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ईस्ट के द्वारा, ध्यान रखना, ईस्ट से प्राप्त किया जाता है जाइमेस एंजाइम। अगला है इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा होता है? तो पॉलीपोरस होता है, ध्यान रखना। इमारती लकड़ी जो महंगी लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन होता है? पॉलीपोरस, ध्यान रखिएगा। अगला है ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन बी प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना है। ईस्ट से प्राप्त होने वाले विटामिन कौन सा? विटामिन बी, ये ध्यान रखिएगा। ईस्ट से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन है? विटामिन बी। अगला है रोटी का काला फफूंद, यानी कि रोटी में जब फफूंदी लग जाती है काला, ठीक है, काले रंग के पहले सफ़ेद रुए जैसे फिर काला पड़ जाता है, तो रोटी का काला फफूंद अर्थात किस कवक की संज्ञा दी गई है? तो राइजोपोरस, राइजोपोरस के कारण रोटी में फफूंदी लगती है, ध्यान रखना। तो किस कवक की संज्ञा दी गई है? राइजोपोरस, राइजोपोरस। अगला है राइजोपस है, सॉरी यार, ये क्या है? राइजोपस है। रोटी का काला फफूंद अर्थात किस कवक की संज्ञा दी गई है? तो राइजोपस है, इसको राइजोपस बोला जाता है। ठीक है। अगला है गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम ग्लोकम से, ध्यान रखना। गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम ग्लोकम से, ध्यान रखना। अगला है एलएसडी कौन सा पदार्थ है और किससे प्राप्त होता है? एलएसडी कौन सा पदार्थ है और किससे प्राप्त होता है? तो ये विभ्रमी पदार्थ है जो कवक द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है? विभ्रमी पदार्थ है जो कवक द्वारा बनाया जाता है। अगला, कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? ध्यान रखना, कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस, ध्यान रखना। अगला है कौन से जीव अपने परजीव से भोजन चूसक द्वारा ग्रहण करते हैं? तो कवक। कौन से जीव अपने परजीव से भोजन चूसक का द्वारा ग्रहण करते हैं? तो कवक द्वारा, ध्यान रखना। तो जो जीव अपने चूसकांक से भोजन ग्रहण करते हैं वो कवक कहलाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है दोस्तों, पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो किसकी जल पौधों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि उपयोगी होता है, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो किसकी जल, ध्यान रखना। अगला है पौधों में अस्थायी मुरझान का क्या कारण है? तो पानी का वाष्प उत्सर्जन अधिक तथा अवशोषण कम, यानी कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है और अवशोषण कम होता है, इसलिए पौधे मुरझा जाते हैं, ध्यान रखना। पौधों का मुरझाना के क्या का कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होती है, यानी कि पौधों को वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है पानी का और अवशोषण कम होता है। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है पानी वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? तो पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से या तनों से जल का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो जब अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा तो और अवशोषण कम होगा तो पौधे मुरझाएंगे, स्वाभाविक है, पानी की कमी हो जाएगी। अगला है जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जड़ों द्वारा जल अवशोषण कम हो जाता है, ध्यान रखना। जड़ों द्वारा जल अवशोषण कम हो जाता है। जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जड़ों द्वारा जलाशोषण कम हो जाता है। अगला है म्लानी गुणांक से क्या पर्याय? तो स्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की उपस्थिति की मात्रा से, यानी जब पौधे मुरझा जाते हैं तो उस समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा से संबंधित होता है, उसकी गणना करने के लिए। ठीक है। अगला, अधिक जल अवशोषण पौधों में किस विधि द्वारा होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। अधिक जल अवशोषण पौधों में किस क्रिया द्वारा होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है।
अगला है, समानता मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 25% पाई जाती है, ध्यान रखना। समानता मृदा जल में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 25%, ध्यान रखिए। मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? तो क्रिस्टलीय जल भाग लेता है, ध्यान रखना। मृदा के लवणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? तो क्रिस्टलीय जल लेता है, ध्यान रखिए। अगला है, भूमि की कायिक शुष्कता से क्या पर्याय? तो मृदा में लवणों की अधिकता से संबंधित होता है, ध्यान रखना। मृदा में लवणों की अधिकता से। जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न स्थानों पर कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। दोस्तों, जल है और खनिज लवण विभिन्न स्थान पर कौन पहुंचाता है? जाइलम का काम होता है, ठीक है। जाइलम, जाइलम से मतलब जल समझ लो। तो जो जल है और खनिज लवण है, जो ऐसे पोषक तत्व होते हैं, तो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना इनका काम होता है जाइलम ऊतक का, ध्यान रखना। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है जो पोषक तत्व, जो भोजन होता है, भोजन को पूरे शाखाओं, पूरे जड़ तक पहुंचाना होता है। और जाइलम का जड़ से जो जल है और खनिज लवण है उनको पूरे पौधे में पहुंचाना, पत्तियों तक, ठीक है दोस्तों। अगला है, सक्रिय जल अवशोषण में किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं? तो एटीपी का, ठीक है साथियों। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। जय हिंद साथियों।